हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार अरोड़ा आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस में। एक बार फिर से मैं वीडियो लेकर आया हूँ अकाउंटिंग से रिलेटेड। अकाउंटिंग में एक अकाउंटेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बीआरएस, जो उनको हर महीने रिकंसाइल करना पड़ता है। किसी किसी को तो ज़्यादा एंट्रीज होती है तो हर वीकली रिकंसाइल करना पड़ता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक। यानी कि हमारे पास हर महीने हमने काम किया है, उसके बाद बैंक रिकंसाइल करना पड़ रहा है और फिर उसमें एडजस्टेड कैश बुक के साथ क्या एंट्रीज करें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना डिले करे। एक टॉपिक लेते हैं, एक केस लेते हैं। ऑन 30 March 2024 द बैंक अकाउंट ऑफ XYZ according to the bank column on the cash book was overdrawn to the extent of 8,062. An examination of the cash book and bank statement reveals the following. उसका बैंक कॉलम यानी कि कैश बुक में बैंक कॉलम, ये समझ लीजिए टैली में ना हमारा बैंक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, यानी कि बैंक का लोन अकाउंट है 8062। ठीक है, तो नेगेटिव बैलेंस जिसे कहते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में ये चीजें पाई गई है। नंबर 1, चेक्स रुपीज 11,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 March 2024 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3 April 2024। एक चेक था 11,14,000 रुपए का 29 मार्च को वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक। 29 मार्च को क्रेडिट करा बैंक ने, लेकिन 3 अप्रैल को क्रेडिट करा बैंक ने। Number second, a payment by check for rupees 18,000 has been entered twice in the cash book. एक पेमेंट थी 18,000 रुपए की, गलती से अकाउंटेंट ने 2 बार कैश बुक में यानी कि टैली में पेमेंट साइड में दिखा दी। ठीक है, एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक का मतलब यहाँ पे बैंक कॉलम्स हैं ओनली। ठीक है। थर्ड है, ऑन 29 March 2024 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,50,400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ XYZ, but the advice was not received by XYZ until 1 March 2024। कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी बैंक में डायरेक्ट कोई कस्टमर हमारा जिसको हमने सेल करी है वो पैसा डिपॉजिट कर देता है और हमें उसकी एडवाइस जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो महीना बीतने के बाद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन। फोर्थ है, बैंक चार्जेस अमाउंट रुपीज 280 हैज हैड नॉट बीन कैंटर्ड इन दी कैश बुक। और हमने बैंक चार्जेस बैंक में लगा रखे थे 280, वो हमने बैंक कैश बुक में एंट्री नहीं करी है। फिफ्थ है, ऑन 6 March 2024 द बैंक क्रेडिटेड रुपीज 30,000 टू XYZ इन एरर। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक भी कुछ गलतियां कर देता है, तो बैंक ने ये गलती करी है। बहुत रेयर केस होता है, लेकिन हम यह मान के चल रहे हैं कि बैंक ने हमें क्रेडिटेड करा है 30,000 रुपये से बाय मिस्टेक। लेकिन जाहिर सी बात है फिर वो नेक्स्ट मंथ में वो या नेक्स्ट डे में वो जैसे ही उसको पता चलता है बैंक को, वो उसको रिवर्स एंट्री कर देता है, क्योंकि फिलहाल अभी उसने क्रेडिट करा है। सिक्स्थ है, a bill of exchange for rupees 1,60,000 was discounted by the XYZ with his bank. The bill was discounted on 28th March 2024, but no entry had been made in the books of XYZ Limited. बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1,60,000 रुपए का डिस्काउंटेड करा दिया था बैंक से। ठीक है, XYZ लिमिटेड ने। तो बिल्स डिस्काउंटेड करा, डिसऑनर हो गया 28 मार्च को, यानी कि जब हमने एक बिल आया था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट जैसे हम एंट्री करते हैं, हम वो ले गए और बैंक में जाके डिस्काउंटेड करा लिया, यानी कि बैंक से पैसा लेना चाहा। बैंक से पैसा तो मिल गया उस समय, लेकिन फिर उस बंदे के अकाउंट में पैसा नहीं था, तो वो डिसऑनर हो गया होगा। डिसऑनर हो गया 28 मार्च को इस केस में। सेवेंथ है, चेक इश्यूड अप टू 30 March 2024 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट, टोटल रुपीज 13,46,000। हमने किसी को चेक्स दिए थे 13,46,000 रुपए के, 13,46,000 के, लेकिन वो अभी तक उन्होंने बैंक से नहीं निकाले। नॉट प्रेजेंटेड मतलब उन्होंने बैंक से पैसा नहीं निकाला है। Eighth है, a bill payable of rupees 2 lakh had been paid by the bank but was not entered in the cash book, and bill receivable for rupees 2,000 has not been discounted with the bank at a cost of rupees 1,000, which had also not been recorded in the cash book. ये एक बार देख लीजिए आप दोबारा से।
1 तोला। अ बिल पेबल रुपीज 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। एक बिल्स पेबल की हमने पेमेंट कर दी थी 2 लाख रुपए की, इन कैश बुक में एंट्री नहीं करी है। दूसरा, बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट रुपीज 1,000 विच हैड आल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और बिल्स रिसीवेबल को हमने बैंक से डिस्काउंटेड करा दिया था 1,000 रुपये डिस्काउंटेड पर या कॉस्ट पर या खर्चे पर, लेकिन उसकी भी एंट्री नहीं करी है। तो हमने कहा क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट इन द कैश बुक ऑफ XYZ टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 March 2024 एंड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट। अब मान लीजिए आप अकाउंटेंट है, आपको ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कि हमने ये सब चीजें हमारे को हमने पूरे महीने में टैली में अकाउंटिंग करते रहे हैं, टैली में एंट्रीज करते रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ गलतियां पाई गई है, यानी कि हमारा कैश बुक यानी कि टैली में जो बैंक का कॉलम है उसका आंसर, बैंक का आंसर और बैंक स्टेटमेंट जो है उसके आंसर में डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस निकल कर आए हैं जो पता चल रहा है हमारे को। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस केस में आपको सबसे पहले तो एक रेक्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट कैश बुक बनानी पड़ेगी, यानी कि कैश बुक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यानी एडजस्टेड कैश बुक बैंक कॉलम्स ओनली। बीआरएस बनाने से पहले, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज हो सकती है मैक्सिमम हमारे को बैंक स्टेटमेंट से निकलकर जो आती है वो हम कैश बुक में कर देंगे। उसके बाद बीआरएस बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसके बाद बनाया जाता है, यानी जितनी भी बैंक कॉलम वाली एंट्रीज है वो पहले कर देंगे, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाएगा। तो यहाँ ले लेते हैं सबसे पहले एडजस्टेड बैंक कैश बुक विद बैंक कॉलम्स ओनली। आपने देखा था सबसे पहली एंट्रीज थी कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साइड में आ जाइए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8062 का था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ था ये, आप थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कैश बुक वाज ओवर ड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹8062। कैश बुक का बैंक कॉलम वाला बैलेंस 8062 ओवर ड्रॉन था, यानी कि नेगेटिव बैलेंस था, इसीलिए मैंने उसको कैश बुक में क्रेडिट साइड में दिखाया है। कैश बुक में बैंक कॉलम में, ध्यान रखना कैश बुक तो कह रहा हूँ, सिर्फ बैंक कॉलम से वाली कह रहा हूँ, यानी कि बैंक अकाउंट है एक तरीके से ये, चाहे बीओबी है, चाहे पीएनबी है, चाहे एसबीआई अकाउंट है, आपके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साइड में 8062, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले आ जाइए आप सेकंड एंट्री पे, ध्यान दीजिए सेकंड एंट्री शो देखते हैं, उसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड एंट्री देखिए, पेमेंट बाय चेक्स फॉर ₹80,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। मैंने एक पेमेंट करी थी 18,000 रुपए की, उसको 2 बार कैश बुक में लिख दिया गया। अब 2 बार लिख दिया गया यानी कि पेमेंट साइड में मैंने 2 बार लिख दिया, उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, कैश बुक में आते हैं, 2 बार पेमेंट साइड में लिख दिया था मैंने, तो कैश बुक में आते हैं, अब मुझे एक बार रिसीव साइड में लिखना पड़ेगा। सेकेंड एंट्री देखिए, डेबिट साइड में, टू अमाउंट रोंगली एंटर्ड ट्वाइस 18,000, जो मैंने 2 बार गलती कर दी थी, पेमेंट साइड में दिखा दिया था पहले, अब उसको रिवर्स कर दिया, एक बार तो एक्चुअल थी, दूसरी बार मैंने गलती से कर दिया पेमेंट, तो 2 बार दिखा दिया पेमेंट में, तो मेरा कैशबुक का बैलेंस कम हो गया था। अब मैं इसको रिसीव करके पढ़ा रहा हूँ, टू अमाउंट रोंगली एंटर्ड ट्वाइस लिखकर 18,000। सेकेंड के बाद थर्ड वाली एंट्रीज में डेबिट साइड में आ जाइए। थर्ड वाली एंट्रीज पहले समझा देता हूँ आपको क्या कह रही है। थर्ड वाली एंट्री हमें बता रही है, ऑन 29 March 2024 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹150,400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर XYZ बट एडवाइस वाज नॉट रिसीव। तो हमारे को एक कस्टमर ने डायरेक्ट अमाउंट पेमेंट करी है, लेकिन उसकी हमारे को एडवाइस नहीं मिली है, तो बैंक ने पैसा दिया है, तो जाहिर सी बैंक कॉलम में हमारे पास डेबिट साइड में रिसीव होगा पैसा। थर्ड एंट्रीज में हम देखेंगे टू कस्टमर अकाउंट, यानी कि नाम लिख देंगे उस पार्टी का, डायरेक्ट डिपॉजिट 1,15,400 की उसने हमारे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करा है अमाउंट, ठीक है।
थर्ड वाली एंट्रीज है। फोर्थ वाली एंट्रीज में आ जाइए, बैंक चार्जेस हुए थे। बैंक चार्जेस सिंपल सी बात है, बैंक चार्जेस हुए 280 रुपीज़ के। तो क्रेडिट साइड में देख लीजिए, पेमेंट वाली साइड में हमने 280 रुपीज़ दिखा दिया फोर्थ वाली एंट्रीज में। ठीक है, फोर्थ वाली एंट्रीज के बाद सिक्स वाली एंट्री में आ जाइए। सिक्स वाली एंट्री में आपको दिखा देता हूँ क्या है एक बार। सिक्स वाली एंट्री है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,60,000 वॉट डिस्काउंटेड बाय द XYZ विद हिज बैंक, द बिल वाज डिसऑनर्ड। एक बिल्स रिसीव हुआ था और वो डिसऑनर्ड हो गया और उसकी एंट्री पासबुक में नहीं करी गई है। ठीक है, तो डिसऑनर हो गया तो हमारे बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो अब हमने इसको कम करते हुए दिखा दिया। सिक्स वाली एंट्री देखिए, बाय कस्टमर अकाउंट बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 1,60,000। ध्यान रखिए, डेबिट साइड जो है हमारी, डेबिट साइड है रिसीव वाली साइड, क्रेडिट साइड है पेमेंट वाली साइड, या डेबिट साइड है इंक्रीज वाली साइड, क्रेडिट साइड है डिक्रीज वाली साइड। जब कस्टमर से एक चेक आया था वो डिसऑनर हो गया तो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड में दिखा दिया मैंने। या यूँ कहो कि वो पेमेंट होगी, तो मैंने क्रेडिट साइड में दिखा दिया बाय कस्टमर अकाउंट लिखकर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एट्थ वाली एंट्री पे। एट्थ वाली एंट्री है, अ बिल पेबल ऑफ ₹2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बिल पेबल की एक एंट्री हुई थी 2 लाख रुपए की, उसकी कैश बुक में हमने पेमेंट की एंट्री नहीं करी, और अ बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड बाय विद the bank at a cost of ₹1,000 which had also not been recorded in cash book। ठीक है, तो एक तो वो कह रहा है कि बिल्स रिसीवेबल की एंट्री नहीं हुई थी। ठीक है, तो बिल्स पेबल की एंट्री नहीं हुई थी, तो बिल्स पेबल की एंट्री अब हम कर देते हैं, पेमेंट साइड में आएगा। तो एंट्री देखिए, बाय बिल्स पेबल अकाउंट 2 लाख। ठीक है, 2 लाख की एंट्री हमने यहाँ क्लियर दिखा दी कि 2 लाख रुपए का पेमेंट हुई थी हमारे पास। हमने वो कैश बुक में यानी कि अपने बैंक कॉलम में नहीं करी थी, तो पेमेंट साइड में हमने बिल्स पेबल अकाउंट करके 2 लाख रुपीज पेमेंट यानी कि हमारा बैलेंस कम हो गया बैंक का, दिखा दी। अच्छा, यहाँ 59,000 हमने रिसीव साइड में बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल क्यों लिखा, फिर से वापस मैं दिखाता हूँ। ये पढ़िए, एट एंट्री, अ बिल पेबल ऑफ 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये तो हो गई। अब bills receivable for 60,000 had been discounted with the bank at a cost of ₹1,000 which had also not been recorded in cash book। 60,000 का एक बिल्स रिसीवेबल था, हमने बैंक से डिस्काउंटेड तो करा दिया, पैसे तो ले लिए 1,000 रुपये कॉस्ट पर, यानी कि 1,000 रुपये डिस्काउंटेड पर, बैंक चार्जेस पर, लेकिन उसकी एंट्री नहीं करी है। तो ये रिसीव की सिंपल एक रिसीव की एंट्री करनी है। टू बिल्स रिसीवेबल डेबिट साइड में, टू बिल्स रिसीवेबल 59,000, क्यों, ये 60,000 रुपये का बिल्स था, 1,000 रुपये के बैंक ने चार्जेस काटे हैं, तो हमारे बैंक में जाहिर सी बात है डेबिट साइड में तो बिल्स रिसीवेबल 59,000 ही आए होंगे। अब आपको करना क्या है कि एडजस्टेड कैश बुक कॉलम, जिससे जो बैंक कॉलम है उसका देखना है कौन सी साइड बड़ी होगी। तो हमारी इस केस में फिर से क्रेडिट साइड बड़ी होगी, यानी कि लोन वाली साइड। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस यानी कि इन शॉर्ट, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करके टू बैलेंस कैरी डाउन आया 1,75,942। ये हमने क्या करा कि जितनी मैक्सिमम एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट से निकाली और जो हो सकती थी, जो बैंक कॉलम वाली कैश बुक में हो सकती थी, उसको हमने कर दिया, यानी कि टैली में बैंक के थ्रू एंट्रीज कर दी, और जो बाकी बचेगी उससे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाएगा। अब आते हैं BRS में, यानी कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, हमारा बैलेंस क्या आया था आखिरी में, टू बैलेंस कैरी डाउन, कैश का बैलेंस क्या आया था, नेगेटिव बैलेंस था जो 1,75,942, टू बैलेंस कैरी डाउन देखिए। तो हमने उसी बैलेंस को लिया क्रेडिट साइड का बैलेंस एस पर एडजस्टेड कैश बुक 1,75,942। ठीक है, तो इसमें फिर एंट्रीज हुई है चेक्स डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब वापस आ जाइए, मैं दिखाता हूँ 11,14,000 रुपए की कौन सी एंट्रीज है, आपको दिखाता हूँ मैं।
11,14,000 रुपए की एंट्रीज है। नंबर 1 वाली, a check for rupees 11,14,000 deposited on 29 March 2024 was credited by the bank on 3rd April। 11,14,000 रुपए का जो चेक था बैंक ने क्रेडिट नहीं करा मेरे अकाउंट में, तो इसीलिए मैंने उसको BRS में प्लस वाली साइड में दिखा दिया है। क्यों दिखा दिया है? क्योंकि मेरा चेक हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस कम हो गया था, लेकिन कैश बुक का बड़ा की बड़ा रह गया 11,14,000 रुपए से। नंबर 2, अमाउंट रोंगली क्रेडिटेड बाय द बैंक। अगर न बैंक ने हमारे को कोई अमाउंट रोंगली क्रेडिट कर दी है, यानी कि हमारे को रोंगली क्रेडिट कर दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन कैश बुक का कम हो जाएगा, तो हम यहाँ माइनस करते दिखा देंगे। ठीक है। और नेक्स्ट आता है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि हमने किसी को चेक्स तो दिया था लेकिन उसने बैंक का बैलेंस नहीं, उसने बैंक से पैसे नहीं निकाले, तो हमारा बैंक का बैलेंस बड़ा की बड़ा रह जाएगा। और कैश बुक का हमने देखना है यहाँ पे कि नेगेटिव बुक के बारे में देखना है। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो चेक्स जो इश्यू किए थे हमने 13,40,000 रुपए के, वो लेकिन वो पेमेंट नहीं निकाली किसी ने, तो बैंक का बैलेंस तो बड़ा की बड़ा रह गया और कैश बुक का कम हो गया, इसलिए हमने उसको माइनस वाली साइड में दिखाया। तो अब हमारा इसको ऐड लेस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर आई है, बैलेंस एज पर पासबुक 8658। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं इसी तरीके से अकाउंटेंट के लिए चैनल वीडियो लाता रहूँगा। Like, share and subscribe to watch more videos. Thanks for watching video.